उस रात बहुत तेज बारिश थी। गांव के बाहर पहाड़ी के पास खड़ा वो वाड़ा भूतिया लग रहा था। सिर्फ खिड़की में जलता हुआ दिया उस वाड़े में किसी जीवित व्यक्ति के होने का एहसास दे रहा था। वाड़े के बाहर खड़ी वो परछाई इस दृश्य को देख रही थी। धीरे धीरे वो परछाई वाड़े की तरफ बढ़ने लगी। राधिका हर रोज की तरह अपने काम में लगी थी। रसोई में खाना बन चुका था, अब वो बर्तन समेट रही थी। तभी उसने सुना, इतनी रात को कौन आया होगा? कहीं उन्होंने सुन लिया तो जाग न जाए आवाज सुनकर। उसने हाथ पूछे और फिर धीरे से लालटेन उठाया। वो सावधानी से कदम बढ़ाती हुई दरवाजे के पास चली गई। दरवाजा खुला। सामने खड़ा था एक नौजवान। लालटेन की रोशनी में राधिका ने देखा बारिश की बूंदें उसके गीले बालों से टपक रही थीं। लंबा कद और आंखों में हल्की थकान के साथ एक अजीब आकर्षण था। राधिका ने पहली बार उसकी ओर देखा और एक पल के लिए वक्त जैसे रुक गया। कौन चाहिए आपको? मैं डॉक्टर करण। मैं पास के गांव से आया हूं। एक मरीज को देखने गया था, लौटते वक्त रास्ते में फंस गया। बारिश बहुत तेज है, सोचा यहां कुछ देर रुक जाऊं। जी। करण ने राधिका को निहारा। वो एक बेहद खूबसूरत महिला थी। लंबे काले बाल, शरीर से लिपटी साड़ी। लालटेन की रोशनी में उसके सुंदर चेहरे पर चल रही हिचकिचाहट साफ नजर आ रही थी। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। मुझे बस थोड़ी देर के लिए एक छत की जरूरत है। जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे पति, मैं उनको बुलाती हूँ। आप अंदर आ जाइए। इतनी बारिश में बाहर रहना ठीक नहीं। राधिका के पीछे पीछे करण अंदर आया। वैसे मैंने आपको पहले भी देखा है। जी? मेरा मतलब है, यहां से गुजरते वक्त मैंने आपको खिड़की में दिया जलाते हुए देखा था। अच्छा, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। राधिका वहां से चली गई। वाला बहुत पुराना था। करण ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर में बहुत सी पुरानी चीजें रखी थीं। एक दीवार पर कई पुरानी तस्वीरें लगी थीं, धुंधली, पीली पड़ चुकी। बीचों बीच एक अधेड़ उम्र के आदमी और राधिका की तस्वीर लगी थी। अचानक पीछे से किसी के गले साफ करने की आवाज आई। दरवाजे पर वही तस्वीर वाला मोटा अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। माथे पर गहरी शिकने, सिर पर कम बाल और आंखों में गहरा शक तैर रहा था। कौन हैं आप? मैं डॉक्टर करण। पास के गांव एक मरीज को देखने गया था। आते वक्त बारिश और रात दोनों ने रोक लिया। आसपास कोई घर नहीं था, तो सोचा यहीं आ जाऊं। आप इस वाड़े के? महेश्वर। मेरा नाम महेश्वर है, इस घर का मालिक। और जिसने दरवाजा खोला वो मेरी पत्नी राधिका है। शहर से नया डॉक्टर आया है, इसकी मुझे कोई खबर नहीं थी। ठीक है, जब तक बारिश थमे रह सकते हैं। बैठिए। राधिका, चाय लाओ। सोफे पर बैठते हुए महेश्वर ने करण से पूछा, तो डॉक्टर साहब, गांव कैसा लगा? अजीब सा, सुंदर भी है और रहस्यमय भी। बहुत सी कहानियां सुनी हैं यहाँ की। कहानियां? हाँ, उस पुराने किले की जो पहाड़ी के पीछे आधा छिपा है। कौन सी कहानियां? कहते हैं गांव में रात को कोई बाहर नहीं निकलता। जैसे ही सूरज ढलता है, लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। गांव के पीछे जो पहाड़ और जंगल है ना, वहां अजीब आवाजें आती हैं। कोई नाम पुकारता है, कोई हंसता है। उसी वक्त राधिका आई, चाय के प्यालों के साथ। करण की आंखें अनजाने डर और आकर्षण से राधिका पर टिक गईं।
महेश्वर चुप था, मगर उसकी निगाहें हर हलचल को परख रही थीं। राधिका ने चाय बढ़ाई। करण के हाथ का हल्का स्पर्श राधिका के हाथ से हुआ। राधिका चौंक गई और पीछे जाकर खड़ी हो गई। आप कुछ कह रहे थे? जी, कहते हैं पहाड़ियों पर कुछ आत्माएं हैं जिन्हें अब तक मुक्ति नहीं मिली। जो भी रात में भटक जाता है वो उनसे मिलता है। पहले तो वो इंसान की तरह बात करती हैं, अपने पुराने घरों, अपनों की बातें करती हैं, पर धीरे धीरे उसे अपनी ही दुनिया में खींच लेती हैं। गांव में लोगों को तरह तरह की कहानियां बनाने की आदत है डॉक्टर साहब। कहीं आप इस पर विश्वास तो नहीं कर बैठे? नहीं, मैं तो बस आंखों देखी चीजों पर ही विश्वास करता हूं। ऐसी कहानियां बस जी बहलाने के लिए होती हैं, और मुझे तो बस ऐसी कहानियां सुनाने में दिलचस्पी है। क्या आपने कभी ऐसी चीजों का अनुभव किया है? आपका ये वाड़ा तो पहाड़ी के पास ही है। जी नहीं, हम यहाँ सदियों से रह रहे हैं। हमने कभी ऐसी चीजों का अनुभव नहीं किया। अच्छा, राधिका जी, आप भी कुछ कहिए ना। जी जी, मैं नहीं। दोनों को देखते हुए, यहाँ पर इंसानों से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है। ये सुनते ही राधिका के चेहरे पर दुख के भाव उभर आए। ऐसा लग रहा था जैसे महेश्वर और उसकी पत्नी के बीच कोई अनबन चल रही हो। बारिश धीरे धीरे थम चुकी थी। महेश्वर ने खिड़की की तरफ देखा। बारिश थम चुकी है। अब आप जाना चाहें तो बिना भीगे जा सकते हैं, लेकिन मौसम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। करण ने पहले राधिका को देखा। वो सहमी सी उनकी बातें सुनते सुनते खड़ी थी। फिर उसने महेश्वर की तरफ देखा और कहा, बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। आपसे बातें करके अच्छा लगा। धन्यवाद। अब मैं चलता हूं। करण ने आखिरी बार राधिका को देखा और दरवाजे की तरफ चल पड़ा, लेकिन तभी फिर से बिजली कड़की और बारिश दोबारा शुरू हो गई। मुझे लगता है आपको यही रुक जाना चाहिए। रात भी बहुत हो गई है, सुबह चले जाइए। राधिका, मेहमान के लिए कमरा दिखाओ। राधिका ने चुपचाप सिर झुकाया और लालटेन उठाकर आगे चल दी। वो करण को पुराने गलियारे से ले गई। फर्श पर लकड़ी चरमराई और हवा में नमी के साथ किसी पुराने इत्र की गंध तैर रही थी। कमरा यही है। यहाँ आप आराम कर सकते हैं। अगर कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिएगा। धन्यवाद, और माफ कीजिएगा आपको तकलीफ दी। वैसे आप हमेशा इतनी ही शांत रहती हैं? जी, मैं चलती हूँ। राधिका दरवाजा बंद करके चली गई। कमरे में बस एक दिया जल रहा था। करण बिस्तर पर लेटने की कोशिश करने लगा, पर नींद ना आई। कुछ देर बाद कहीं से हल्की सी दबे हुए स्वर में रोने जैसी आवाज आई, जैसे किसी के दिल का टूटना। वो उठकर कमरे से बाहर आया। आवाज गलियारे के उस मोड़ से आ रही थी जहां महेश्वर और राधिका का कमरा था। करण चुपके से पास जाकर दरवाजे के फंदे की तरफ झांका। दरवाजा आधा खुला था और भीतर का नजारा उसे थमा देने वाला लगा। अंदर महेश्वर खड़ा था, चेहरा लाल, आंखें पागलों जैसी। राधिका सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही थी। तुम हर शाम खिड़की पर क्यों दिया जलाने जाती हो? किससे बात करती हो? किससे मिलती हो? आपको गलतफहमी हुई है। मैंने हमेशा अपना पत्नी धर्म निभाया है। झूठ! तुम मुझे धोखा दे रही हो। कितनी बार मैंने देखा है। आज मैं सब खत्म कर दूंगा। अगर तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा।
वो अचानक उसे जोर से थप्पड़ मारता है। रुक जाइए, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा प्रेमी है क्या? पहले तुझे खत्म करूंगा, फिर इसे देखता हूं। महेश्वर ने राधिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर घसीटने लगा। मुझे छोड़ दीजिए, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन महेश्वर नहीं रुका। वो उसे खींचते हुए सीढ़ियों की ओर ले गया। करण भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। रुकिए! राधिका छूटने की कोशिश करती है, लेकिन महेश्वर उसे और जोर से खींचता है। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कसम। अगले ही पल राधिका ने पूरी ताकत से महेश्वर को धक्का दे दिया। महेश्वर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। उसका सिर फर्श से टकराया। राधिका धीरे धीरे नीचे उतरी। महेश्वर, उठिए। सुन रहे हैं ना, मैंने जानबूझकर नहीं। लेकिन महेश्वर की आंखें खुली रह गईं, बिना किसी हरकत के, ठंडी और खाली। नहीं, नहीं, ऐसा कैसे? हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? और जैसे ही सच का एहसास हुआ, वो दौड़कर कमरे से बाहर भागी, सीधा वाड़े के आंगन में खड़े पुराने कुएं की ओर। करण ने उसके पीछे दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसने रुककर करण से कहा, मैंने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया और आज वो मेरे ही हाथों मरे हैं। अब जीकर मैं क्या करूंगी? एक क्षण के लिए उसने पलकें झपकाई और फिर बिना पीछे देखे कुएं में कूद गई। करण चीख लगाकर कुएं के पास आया, पर काश वो उसे रोक पाता। उसे तैरना नहीं आता था। गांव से मदद मंगाने के लिए वो वहां से भागा और सीधा गांव में पहुंचा। सरपंच के घर का दरवाजा पीटने के बाद सरपंच बाहर आया। उसने उसे सब कुछ बताया, रात की घटनाएं, महेश्वर का मरना, राधिका का कुएं में कूदना। हमें जल्दी से वहां जाना चाहिए, पुलिस को लेकर। सरपंच के चेहरे पर खौफ था। वहां जाने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, वो वाड़ा सालों से बंद है। कुछ साल पहले वहां महेश्वर नाम का आदमी रहता था। बड़ा शगी था, अपनी जवान पत्नी पर शक करता था। कहते हैं एक रात उसके शक के चलते वही हुआ। पत्नी के हाथों उसकी मौत हुई और बाद में पत्नी ने खुदकुशी कर ली। तब से वाड़ा बंद कर दिया गया था। इस बात को 50 साल हो गए। ये कैसे हो सकता है? मैं उनसे मिला, उनसे बात की। बहुत से नए आए लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है, इसलिए गांव का कोई आदमी वहां नहीं जाता। ये आपकी किस्मत है कि आप बच गए। वो वाड़ा, वो दुर्भाग्यशाली रात हर बार दोहराई जाती है, और इस बार आप उस रात के गवाह बन गए। करण ये सुनकर भौचक्का रह गया। कहते हैं कुछ घर अपनी कहानियां नहीं भूलते, वे उन्हें बार बार जीते हैं, हर बार किसी नए मेहमान के साथ।